Hello students, in the previous lecture we saw some numerical of the sliding contact bearing. In this lecture also we will solve some more numerical on design of general bearing. Okay. Now let us remind or let us recall the concept of the previous lecture. In this we see design procedure of the general bearing is first we need to calculate length of the bearing, diameter of the bearing and bearing pressure. ये तीन पैरामीटर हमें पहले पता होना चाहिए, W पता होना चाहिए in the first phase. Then calculate coefficient of friction, then calculate Hg heat generated, then calculate Hd heat dissipated, and there is a artificial cooling required Hg माइनस Hd. तो जो अमाउंट जो है बच जाएगा, जो रिमेनिंग रहेगा उसको हमें आर्टिफिशियल कूलिंग के कंसेप्ट से रिमूव करना पड़ेगा फ्रॉम द बेरिंग. ये हमने देखा था. तो कितना हमें फॉर आर्टिफिशियल कूलिंग हाउ मच अमाउंट ऑफ मास फ्लो रेट यानी केजी पर सेकेंड या केजी पर मिनट में हमें कितना एक्स्ट्रा लुब्रिकेटिंग ऑयल चाहिए so that 100% हीट जनरेटेड विल बी कैरिड आउट फ्रॉम द बेरिंग. ये हमें निकालना होता था. ठीक है. तो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में पूछा है तो हमें निकालना है, अदरवाइज केवल आर्टिफिशियल कूलिंग अगर पूछी है तो क्वेश्चन हम वहीं पर फिनिश कर देंगे. Now that method that we were discussing in the previous lecture, it was Zn upon P method. तो Zn upon P मेथड के रिगार्डिंग में डिजाइन डाटा बुक भंडारी में एक टेबल दे रखी है, मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करी थी, टेबल नंबर 16.11. तो इन दिस टेबल अगर डिपेंडिंग अपॉन द न्यूमेरिकल में अगर रेसिप्रोकेटिंग पंप दे रखा है या सेंट्रीफ्यूगल पंप दे रखा है, उसके रिगार्डिंग में हमें ये पता चल जाएगा कि that bearing pressure is between 0.5 to 1.5. This is absolute viscosity 0.025 in kg per meter into second. Zn upon P की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी. रेशियो ऑफ diametrical clearance divided by diameter. Diametrical clearance divided by diameter will be वो यहाँ से दिख जाएगा. And the LYD ratio is suggested between 1 to 2. तो जो भी किसी न्यूमेरिकल में अगर हमें डाटा की कमी है तो हम इस टेबल से देख सकते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि एप्लीकेशन किस लिए यूज हो रही है, सेंट्रीफ्यूगल पंप में यूज हो रही है या स्टीम टरबाइन में यूज हो रही है. ठीक है. अगर हमें नहीं भी दे रखा है तो हम एज्यूम कर लेंगे कि दैट बेयरिंग इज यूजिंग फॉर अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन, तो उस हिसाब से हम डाटा देख लेंगे. तो ये न्यूमेरिकल जो 16-17 में आया है ये हमने देखा था, इसमें बहुत ही आसान क्वेश्चन था. एवरी टर्म्स वाज गिवन, कहीं भी एजम्पशन की जरूरत नहीं पड़ी थी. सबसे पहले हमें W निकाल लिया, L और D हमें मालूम था, बेरिंग प्रेशर मालूम था, फिर फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकाल दिया, Zn अपॉन P हमें मालूम था, फिर हीट जनरेटेड निकाल दिया, हीट डिसिपेटेड निकाल दिया. C हमने एज्यूम कर लिया था क्योंकि गिवन नहीं था. इसके अलावा बाकी सारी टर्म गिवन थी. अमाउंट ऑफ आर्टिफिशियल कूलिंग निकाल लिया. देन उसके बाद जो रिमेनिंग हीट है जो बच गई है 101, उसको कैरिड आउट करने के लिए कितना हमें मास फ्लो रेट चाहिए उसको इक्वेट कर दिया एमसीपी डेल्टा टी से, और यहाँ से मास फ्लो रेट आ गया था. इन द सेकंड न्यूमेरिकल जो कि 2018-19 में आया है, इस क्वेश्चन में भी एल और डी. इन दिस क्वेश्चन LYD रेशियो हमने अज्यूम कर लिया था. इट वाज गिवन फॉर द सेंट्रीफ्यूगल पंप. तो सेंट्रीफ्यूगल पंप के रिस्पेक्ट में हमने टेबल देख ली थी, पीछे वाली टेबल हमने देख ली थी फ्रॉम द डिजाइन डाटा बुक, और जो भी हमें एजम्पशन लेना था फ्रॉम द टेबल 1 to 2 के बीच में दे रखा था. LYD रेशियो हमने 1.5 ले लिया, उस हिसाब से हमने P की वैल्यू निकाली, बेरिंग प्रेशर निकाल लिया. Zn अपॉन P की वैल्यू 29.5 गिवन है. अगर क्वेश्चन में एब्सोल्यूट विस्कोसिटी अगर पूछी गई होती तो हम यहाँ से निकाल लेते. फ्रिक्शन निकाल लिया, सेम स्टेप, फ्रिक्शन निकाल लिया, हीट जनरेशन निकाल लिया, हीट डिसिपेशन निकाल लिया, और जो हीट बच गई उसे आर्टिफिशियल कूलिंग का नाम देके यहाँ पर क्वेश्चन हमारा फिनिश हो गया. नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन इसको डिस्कस कर लेते हैं. दैट वाज ये 2017-18 में आया था. लोड ऑन द जनरल बेयरिंग इज 150 किलो न्यूटन. शेफ्ट का डायमीटर गिवन है, आरपीएम गिवन है 1800. डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द बेयरिंग इफ द अलाउबल बेयरिंग प्रेशर इज 1.6. तो एवरीथिंग इज गिवन. तो यहाँ से हम देख लेंगे डी की वैल्यू हमें गिवन है, डी की वैल्यू गिवन है, एल की वैल्यू निकल आएगी, डब्ल्यू की वैल्यू मालूम है हमें, डी की वैल्यू मालूम है, और पी की वैल्यू बेयरिंग प्रेशर मालूम है. तो यहाँ से L निकल आएगा. तो इन द फर्स्ट स्टेप वी नो ऑल द टर्म्स. नाउ नेक्स्ट इज वी नीड टू कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के लिए Zn अपॉन P की वैल्यू, Z की वैल्यू दे रखी है. नाउ सी द क्वेश्चन. इफ द बेयरिंग हमें निकालना है हीट रिमूव्ड बाय लुब्रिकेंट पर मिनट, हीट रिमूव्ड बाय लुब्रिकेंट
पर मिनट। तो हमें अमाउंट ऑफ हीट रिमूव निकालना है, तो हमें हीट रिमूव कितनी करनी है, जितनी हीट जनरेट हो रही है उतनी की उतनी रिमूव करनी है। तो क्या हमें हीट डिसिपेशन निकालने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में? नहीं, हमें हीट डिसिपेशन निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें अमाउंट ऑफ हीट रिमूव निकालनी है। तो जो जितनी अमाउंट जनरेट हो रही है उतनी ही हमें रिमूव करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वी विल सी टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड और रिमूव्ड वी नीड टू कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो लेट अस सी, हमें n की वैल्यू मालूम है, p की वैल्यू मालूम है, z की वैल्यू मालूम है, d अपॉन सी डी की वैल्यू हमें दे रखा है क्वेश्चन में, बेरिंग क्लियरेंस इज 0.25। तो बेरिंग बेसिकली बेरिंग क्लियरेंस क्या होता है? बेरिंग क्लियरेंस इज नथिंग बट डायमेट्रिकल क्लियरेंस। डायमेट्रिक क्लियरेंस होता है वो बेरिंग क्लियरेंस होता है। डायमीटर हमें मालूम है, डायमेट्रिक क्लियरेंस मालूम है, तो वी कैन कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमने फॉर्मूले से निकाल लिया। पुट द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इन द हीट जनरेटेड, W हमें मालूम है, D की वैल्यू हमने mm में लगा दी, डायमीटर ऑफ द शेफ्ट और डायमीटर ऑफ द जर्नल n की वैल्यू मालूम है, वी कैन कैलकुलेट द हीट जनरेटेड। तो हीट जनरेटेड आती है जूल पर सेकंड में, और हमें पूछी गई है, हमसे न्यूमेरिकल में पूछी गई है जूल पर मिनट पूछी गई है। अमाउंट ऑफ हीट कैरीड बाय द लुब्रिकेंट पर मिनट, तो मिनट के लिए हमने क्या करा, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर यहाँ भी आप क्वेश्चन छोड़ दोगे तो भी आपको नंबर मिल जानी चाहिए, और उसके बाद हमने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, जूल पर मिनट निकाल लो। तो यहाँ मैंने नोट भी ले रखा है अमाउंट ऑफ। तो नेक्स्ट स्टेप पे हमें जाना है या नहीं आना है वो यहाँ से पता चल रहा है। एच डी नो नीड टू कैलकुलेट एज द टोटल अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड शुड बी रिमूव्ड बाय हीट डिसिपेशन प्लस आर्टिफिशियल कूलिंग, यानी दोनों को मिला के हमें पूरी की पूरी हीट जो है वो रिमूव करनी है। तो यहाँ पर हमें हीट जनरेशन की जरूरत नहीं है, पूछा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2013-14 में आया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यू विल सी इन दिस क्वेश्चन द डिजाइन डाटा इज मिसिंग। बहुत ही कम डाटा दे रखा है, तो हमें डिजाइन करना है, हमें अपने हिसाब से सेलेक्ट करना है, टेबल देखनी है, जहां जहां स्टेप विल रिमेन सेम, स्टेप वही रहेंगे। बेरिंग प्रेशर L और D निकालना है, फिर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन Hg Hd, और फिर आर्टिफिशियल कूलिंग निकालना है। तो स्टेप वही रहेंगे, जो जो डाटा हमें मिसिंग होगा वो हम एज्यूम करते हुए चलेंगे और टेबल की हेल्प लेते हुए चलेंगे। गिवन दैट W की वैल्यू दे रखी है 5.5 किलो न्यूटन, और आरपीएम दे रखा है 650 आरपीएम। बेबेट मटेरियल की बनी हुई है, बेरिंग इज मेड ऑफ बेबेट मटेरियल, द बेरिंग इज लुब्रिकेटेड बाय द ऑयल रिंग। रूम टेम्परेचर दे रखा है 22, यानी दैट इज एम्बिएंट टेम्परेचर TA। ऑयल टेम्परेचर दे रखा है 85, यानी T नॉट इज गिवन 85। नाउ सी, इसमें कहीं भी स्पेसिफाई नहीं कर रखा है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए हम यूज कर रहे हैं या रेसिप्रोकेटिंग पंप के लिए यूज कर रहे हैं। तो हर स्टूडेंट का आंसर, हर स्टूडेंट की अप्रोच अलग अलग होगी। लेट अस से, मैंने इसे स्टीम टरबाइन के लिए अप्रोच कर लिया। आई एज्यूम दैट दिस बेरिंग इज यूज्ड इन द स्टीम टरबाइन, यू कैन एज्यूम एनी अदर एप्लीकेशन आल्सो। ठीक है, तो स्टीम टरबाइन के लिए मैंने देख लिया, ये पैरामीटर हम देख लेते हैं, इसको याद कर लेंगे अभी। स्टीम टरबाइन के लिए यू कैन सी फ्रॉम द टेबल, स्टीम टरबाइन बेरिंग प्रेशर इज बिटवीन 0.5 to 1.2, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी 0.002 to 0.016, Zn अपॉन P की वैल्यू है 15, और जो रेशियो दे रखा है डायमीटर टू डायमेट्रिकल क्लियरेंस 0.001, LD का रेशियो है 1 to 2.0। तो टू स्टार्ट द क्वेश्चन मैंने बताया था LD का एक रेशियो हम एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, सो दैट जो आंसर हमारा आएगा बेरिंग प्रेशर 1.2 से ज्यादा नहीं, एक्सीड नहीं करना चाहिए। फॉर द सेम बेरिंग, दैट बेरिंग प्रेशर शुड नॉट एक्सीड। सो वी विल सी, come to the numerical. In this numerical we see from the LYD ratio is 1.5, P is equal to, let us say P जो है हमने एक रैंडम वैल्यू ले ली P की 0.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू दिस वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ D की वैल्यू आ रही है 67.7 mm। तो लेट अस से 70 mm ले ली मैंने, मतलब आप अगर नहीं ऐसे भी छोड़ दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अप्रोक्सीमेटली मैंने क्या ली, 70 mm ले ली। L की वैल्यू 1.5 मांगनी थी, 105 mm आ गई कैलकुलेट होके 1.5 ऑफ द D। नाउ बेरिंग प्रेशर, इसको हम फिर से रिकैलकुलेट करना पड़ेगा हमें बेरिंग प्रेशर, क्योंकि हमने यहाँ 0.8 माना था और यहाँ डायमेंशन थोड़ी चेंज हो गई। तो रिकैलकुलेटिंग द बेरिंग प्रेशर इट बिकम 0.75 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो तीनों पैरामीटर हमें पता चल गए, बेरिंग प्रेशर, लेंथ एंड डायमीटर।
नाउ Zn अपॉन P की वैल्यू हमने टेबल से देख ली 15. जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ Zn अपॉन P इन द फॉर्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. क्लियरेंस की वैल्यू D अपॉन CD की वैल्यू ये भी टेबल से आ जाएगी. टेबल से हमने देखी थी 0.001 हो जाएगी. रेशियो ऑफ D CD अपॉन डायमीटर ऑफ द जर्नल. तो ये इसका रिवर्स हो जाएगा 1 अपॉन 0.001 प्लस 0.002. ये डेल्टा एफ की वैल्यू कांस्टेंट ही रहती है, डिजाइन डेटा बुक में दे रखी है. यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आ गया. कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से हमने निकाल ली वैल्यू, डी की वैल्यू हमें पता थी 70. तो यहाँ से 90 वाट हीट जनरेटेड आ गया. अब नाउ सी की वैल्यू जो है हमें फिर से एज्यूम करनी पड़ेगी कि क्वेश्चन में गिवन नहीं है. अच्छा, सी की वैल्यू जो है, अब क्योंकि यहाँ जो हीट जनरेटेड है वो बहुत ज़्यादा आ नहीं रही है, तो हम सी बहुत ज़्यादा हाई वेंटिलेटेड बेयरिंग यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है. तो मैंने अप्रोक्सीमेटली 250 वाट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेंटीग्रेड ले ली. आप 300 भी ले सकते हो, 350 भी ले सकते हो, इट्स अप टू यू. ठीक है, लेकिन ओवर डिजाइन नहीं करना है. पता चला हीट हो रही है 90 वाट की जनरेट हो रही है और आपने सी की वैल्यू इतनी ज़्यादा ले ली, 1000 या 1200 ले ली, सो दैट हीट जो है वो ज़्यादा रिमूव हो रही है, हमारा खर्चा भी हो रहा है और वहाँ पर जो है एक्स्ट्रा कूलिंग भी हो जा रही है. तो ऐसा नहीं करना है, उसकी ऑप्टिमम वैल्यू हमें चूज करनी है. नाउ दिस टीबी माइनस टी ए, टीबी की वैल्यू हमें मालूम है, टीबी की वैल्यू हमें नहीं मालूम है, टी ए की वैल्यू मालूम है. सो वी नो दैट टीबी माइनस टी ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ टी नॉट माइनस टी ए. ये हमने देखा था, पीछे फॉर्मूला था 1/2 85 माइनस 22 31.5. 85 और 22 ये क्वेश्चन में गिवन है, यानी लुब्रिकेटिंग ऑयल का टेम्परेचर और एम्बिएंट टेम्परेचर जो कि रूम टेम्परेचर ये हमें गिवन है. तो यहाँ से एचडी हीट जनरेटेड आ गई, हीट डिसिपेटेड आ गई 57.8, यानी 90 तो जनरेट हो रही है और 58.88 डिसिपेट हो रही है. तो कितनी बच जा रही है रिमेनिंग हीट, यानी आर्टिफिशियल कूलिंग हमें और फर्दर हमें हीट डिसिपेशन करना है. दैट इज रिक्वायर्ड एच जी माइनस एच डी 32.5. तो यहाँ पर 32.5 को इक्वेट कर देंगे एमसीपी डेल्टा टी से. हमें एम की वैल्यू निकालनी है, यानी किसी कंप्लीट, यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ पूछा नहीं है, यहाँ बस क्वेश्चन में बोला गया है डिजाइन ऑफ बेयरिंग करना है. तो डिजाइन ऑफ बेयरिंग करने का मतलब है हमें कंप्लीट डिजाइन करना है. तो कंप्लीट डिजाइन में हमें लास्ट में हमें बताना पड़ेगा कि अमाउंट ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल जो मास फ्लो रेट है वो हमें कितना और ज्यादा चाहिए, सो दैट द टोटल हीट रिमूव्ड, तो द टोटल हीट जनरेटेड शुड बी रिमूव, 100% शुड बी रिमूव. बस यही कंसेप्ट है डिजाइन ऑफ जनरल बेयरिंग में, बस इतना ही कंसेप्ट है. चाहे आप भंडारी से करें, चाहे आप आर एस खुरमी से करें, हमें बस इतना ही करना है. जितनी भी हीट जनरेट हो रही है हमें डिसिपेट कर देनी है, कैरिड अवे कर देनी है. वो हम कैसे भी करें, चाहे कन्वेक्शन से करें, चाहे मास ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल का फ्लो हम तेजी से कर दें, अमाउंट ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल बढ़ा दें. बस इतना ही कंसेप्ट है. आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि डिजाइन ऑफ जनरल बेयरिंग करा गया है तो आपको टोटल उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है. तो अगेन यहाँ पर सीपी की वैल्यू गिवन नहीं थी, डिजाइन डाटा बुक से मैंने इंटरमीडिएट वैल्यू ले ली. डेल्टा टी की वैल्यू हमेशा 10 डिग्री के आसपास ही रहेगी. ठीक है, तो लेट अस अज्यूम डेल्टा टी इज इक्वल टू 10 डिग्री. तो यहाँ से मास फ्लो रेट केजी पर सेकेंड में आया बाय डिफॉल्ट, इसको 60 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, केजी पर मिनट में हो गया. Now see, there are two different approaches of the numerical method. One Zn upon P method. ठीक है, तो बेरिंग करेक्टरिस्टिक्स नंबर से ये हमने टेबल नंबर 16.11 की हेल्प से अभी तक जितने भी न्यूमेरिकल हमने देखे वो Zn अपॉन P वाले मेथड से थे. हमने क्या किया, डाटा बुक भंडारी की ही यूज करी, बट दैट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल वाज इज नॉट गिवन इन द भंडारी बुक. भंडारी बुक में इस तरीके के न्यूमेरिकल नहीं है. जो अप्रोच हमने ली भंडारी की डाटा बुक से ही देखे फॉर्मूले, लेकिन अप्रोच आर एस खुरमी में भी इसी तरीके से दे रखी है. देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल कूलिंग. ठीक है, तो ये इस तरह के क्वेश्चन हमने देखे लास्ट ईयर में एकेडीओ एग्जाम में आते हैं. नाउ द सेकंड टाइप ऑफ न्यूमेरिकल, नाउ अल्टरनेट मेथड. सेम क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और मेथड है जो कि भंडारी की किताब में दे रखा है. दैट मेथड इज ओनली विद द भंडारी बुक. ठीक है, दिस मेथड इज नॉट अवेलेबल इन एनी अदर बुक, दिस ओनली डेडिकेटेड टू भंडारी बुक. तो एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन कई बार सीधा भंडारी की किताब से आ जाता है. तो भंडारी की किताब से अगर न्यूमेरिकल होगा तो ऊपर वाली अप्रोच से, Zn अपॉन P वाली अप्रोच से, या जो टेबल हम देख रहे थे 16.11 उससे सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें कुछ टर्म और आ जाएंगे, जैसे सोमरफेल्ड नंबर आ जाएगा, उसमें H0 की वैल्यू आ जाएगी. H0 इज मिनिमम फिल्म थिकनेस. तो इसमें कुछ टर्म ऐसी आ जाएंगी
जो कि हमें ऊपर वाले मेथड से सॉल्व करने में दिक्कत होगी। तो लेट अस डिस्कस द अप्रोच विच इज गिवन इन द भंडारी बुक। ठीक है, सी 70% ऑफ द चांसेस दैट न्यूमेरिकल विल कम फ्रॉम द अप्रोच ऑफ Zn अपॉन P मेथड, जो कि हमने डिस्कस कर ली। नाउ वी शुड आल्सो नो, अगर न्यूमेरिकल इस तरीके से भंडारी की बुक से होता है तो वी शुड आल्सो नो सम थ्योरी। तो नाउ फर्दर दिस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग की थ्योरी जो है आई हैव टेकन फ्रॉम द भंडारी बुक। Now let first discuss what is viscosity। तो viscosity तो आप लोग को मालूम ही है, viscosity is defined as the internal frictional resistance offered by a fluid to change its shape or relative motion of its parts। तो P is equal to mu A U upon H। तो यहाँ पर देखो मैंने पहले जो लिखा था एब्सोल्यूट विस्कोसिटी की जो मैंने नोटेशन दिया था वो कैपिटल Z से दिया था। इस बात को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। न्यूमेरिकल में अगर यूनिट दे रखी है kg पर मीटर इंटू सेकेंड, तो दैट इज नथिंग बट कैपिटल Z। तो यहाँ पर जो यूनिट हम डिराइव करेंगे, लेट अस डिस्कस द यूनिट ऑफ द विस्कोसिटी। म्यू इज इक्वल टू, वी कैन राइट इट न्यूटन, पी ए अपॉन ए इंटू ई, पी इज इन न्यूटन। यहाँ पर हम mm रख रहे हैं, इसकी वैल्यू हमने mm रखी, एरिया भी हमने mm स्क्वायर रखा, ये mm पर सेकेंड हो गया। तो यहाँ से जो वैल्यू आ गई मेगा पास्कल सेकेंड, यानी न्यूटन पर mm स्क्वायर इंटू सेकेंड, यूनिट आ गई न्यूटन पर mm स्क्वायर इंटू सेकेंड, दैट इज मेगा पास्कल इंटू सेकेंड। तो ये यूनिट जो है वो म्यू की है। म्यू की यूनिट क्या है? मेगा पास्कल इंटू सेकेंड या न्यूटन पर mm स्क्वायर इंटू सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर म्यू की यहाँ जहां भी हम म्यू डिनोट कर रहे हैं उसकी यूनिट अलग है। म्यू विस्कोसिटी की यूनिट का बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन में गलत नहीं करना है। Popular unit of the viscosity is poise or centipoise। 1 poise is equal to 1 dyne second per centimeter square। तो we can see म्यू को हमने, अगर हम सेंटीपोइज में दे रखी है तो ये स्मॉल z से डिनोट करेंगे। We will denote this म्यू बाई स्मॉल z। ठीक है, और अगर न्यूटन सेकेंड पर mm स्क्वायर में दे रखी है तो इसे हम म्यू से डिनोट करेंगे। तो हमें म्यू के तीन यूनिट हो गई, उसकी तीन यूनिट हो गई, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी म्यू, स्मॉल z और एक कैपिटल Z। ठीक है, कैपिटल Z जो अभी तक हम ऊपर वाले कंसेप्ट में देख रहे थे, म्यू की वैल्यू अगर म्यू दे रखा है कहीं तो इसका मतलब न्यूटन सेकंड पर mm स्क्वायर हो गया। ये मैं भंडारी की डाटा बुक के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। दिस इज आई एम टेलिंग विद रिस्पेक्ट टू द भंडारी डाटा बुक। अगर तीन नोटेशन है, तीनों अलग अलग हैं, तो आपको ध्यान रखना है तीनों की यूनिट अलग अलग होंगी। स्मॉल z की यूनिट सेंटीपाइज में होगी। तो वी शुड नो द कन्वर्जन। अगर एक बार हम कन्वर्जन इसका समझ गए तीनों यूनिट का, तो वी विल नॉट डू एनी मिस्टेक इन द न्यूमेरिकल। ठीक है, तो 1 सेंटीपाइज इज इक्वल टू 1/100 पाइज। पाइज जो होता है डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन। तो डाइन को हमने न्यूटन अपॉन 10 की पावर 5 कर दिया, तो यहाँ से निकल के आ गया 1 सेंटीपाइज इज इक्वल टू 10 की पावर -9 न्यूटन सेकेंड पर mm स्क्वायर। तो वी कैन सी 1 न्यूटन सेकेंड पर mm स्क्वायर इज इक्वल टू 10 की पावर 9 सेंटीपाइज, यानी म्यू और स्मॉल z में रिलेशन आ गया, म्यू इज इक्वल टू स्मॉल z अपॉन 10 की पावर 9। ठीक है, अगर हमें कहीं सेंटीपाइज में दे रखी है न्यूमेरिकल में, z की वैल्यू जो है अगर हमें सेंटीपाइज में दे रखी है, तो सपोज हमें 30 सेंटीपाइज दे रखी है, तो अगर फॉर्मूले में म्यू है तो हम क्या करेंगे 30 अपॉन, अगर हमें 30 दे रखी है तो हम क्या करेंगे 30 अपॉन 10 की पावर 9। तो हम पुट करेंगे फॉर्मूले में 30 अपॉन 10 की पावर 9। ठीक है, और अगर हमें इसको कन्वर्ट करना है इन दिस z, अगर हमें z में कन्वर्ट करना है, 30 पाइज दे रखी है तो हम करेंगे 30 अपॉन, अगर हमें कैपिटल Z में कन्वर्ट करना है तो हम करेंगे 30 अपॉन 10 की पावर 3। ठीक है, तो कैपिटल Z में सेंटीपाइज में अगर दे रखी है तो म्यू में अगर कन्वर्ट करना है 30 अपॉन 10 की पावर 9 करना है, और कैपिटल Z में अगर कन्वर्ट करना है तो 30 अपॉन 10 की पावर 3 में कर देंगे। क्योंकि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जितने भी भंडारी के क्वेश्चंस होंगे उसमें म्यू की उसमें जो न्यूमेरिकल में जो दे रखा होगा वो सेंटीपाइज में ही लगानी है, सेंटीपाइज में गिवन होगी, आपको उसे कन्वर्ट करना है।
ठीक है, अगर खुरमी वाली अप्रोच है तो कन्वर्ट करके 30/10⁻³ कर दोगे, अगर भंडारी की अप्रोच है तो कन्वर्ट करके 30/10⁹ कर दोगे। नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ द विस्कोसिटी, इसको आप पढ़ लेना, एक थ्योरी है ये, हाउ वी मेजर, देयर आर सम स्टैंडर्ड मेथड टू मेजर द विस्कोसिटी। We measure the time required for the given volume of the oil to pass through the capillary tube of standard dimension। ठीक है, तो कुछ स्टैंडर्ड डायमेंशन की यू कैन से कैपिलरी ट्यूब में से पास करा के हम देख लेते हैं कि कितना वॉल्यूम पास हो रहा है, तो उससे हम लुब्रिकेटिंग ऑयल का हम विस्कोसिटी निकाल लेते हैं। दिस इज कंसेप्ट इज नोन एज सेबोल्ड यूनिवर्सल विस्कोमीटर। दिस डिवाइस इज नोन एज सेबोल्ड यूनिवर्सल विस्कोमीटर। ना एक टर्म और आती है, कभी कभी पूछ ली जाती है, काइनेमेटिक। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय काइनेमेटिक विस्कोसिटी? तो you know that term, the kinematic viscosity is equal to absolute viscosity upon rho। rho is density in gram per centimeter क्यूब। तो ये कंसेप्ट आप लोगों ने पढ़ चुके हैं, आप फ्लूइड में ये कंसेप्ट जानते हो। नाउ इन दिस भंडारी बुक देयर इज अ डिफरेंट अप्रोच ऑफ कैलकुलेटिंग। सी इन द भंडारी डाटा बुक जो फॉर्मूला हमने ऊपर डिस्कस किया टू कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वो भी दे रखा है, बट भंडारी की किताब की अब बात करोगे तो उसमें फॉर्मूले जो न्यूमेरिकल हैं वो अलग तरीके से दे रखे हैं, लेकिन डाटा बुक में दूसरा Zn/P वाला मेथड भी स्पेसिफाई है जो कि आपके काम का है। ठीक है, नाउ इन दिस पेट्रोफ इक्वेशन इट यूज्ड टू डिटरमिन द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इन जनरल बेयरिंग। द शेफ्ट इज कॉन्सेंट्रिक विद द बेयरिंग, द बेयरिंग इज सब्जेक्टेड टू द लाइट लोड। तो ये इसने पेट्रोफ ने एक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालने के लिए इक्वेशन दी 2π² R/C म्यू NS/P। सी इसमें बस हमें ध्यान रखना है, म्यू जो है वो एब्सोल्यूट विस्कोसिटी है जिसकी यूनिट है न्यूटन, या यू कैन से इसकी जो यूनिट है centi/10⁹। NS यहाँ पर NS जो चेंजेस है वो देख लो आप, NS इज जनरल स्पीड इन रिवोल्यूशन पर सेकेंड। अभी तक हम यूज कर रहे थे कैपिटल N विच वाज RPM रोटेशन पर मिनट, और यहाँ पर जो फॉर्मूले दे रखे हैं ये NS ये है रोटेशन पर सेकेंड। ठीक है, तो R/C रेडियस ऑफ द जर्नल, सी अभी तक जो हम बात कर रहे थे D/CD यानी डायमीट्रिक क्लियरेंस की बात कर रहे थे, बस उसको उन्होंने यहाँ पर चेंज करके R/C में कर दिया, बात वही है। तो ये फॉर्मूला F का है, P का फॉर्मूला विल रिमेन सेम 2/W/L/D, तो D को इन्होंने 2R लिख दिया, बात वही है। नाउ अगेन डायमेंशनलेस पैरामीटर जिस पे डिपेंड कर रहा है ये भी यही पेट्रोफ इक्वेशन इज सेम, जो कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन R/C पे डिपेंड कर रहा है, और ये बेयरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर है म्यू NS/P। दिस इज कॉल्ड बेयरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर, इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है। दिस इज द सेम थिंग मैकीस इन्वेस्टिगेशन, ये हम देख चुके हैं, इसको यू कैन रीड इट आउट, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो दिस इज अ ट्रांजिशन जोन and the coefficient of friction corresponding to this point is C is called F minimum। तो minimum फ्रिक्शन के करस्पॉन्डिंग दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बेयरिंग मॉडुलस। तो यहाँ इसको दो जोन में बांटा गया है, अनस्टेबल एंड स्टेबल फिल्म थिकनेस। तो जब व्हेन द शाफ्ट इज अबाउट टू रोटेट, जैसे जैसे रोटेट करता है अपनी स्पीड पकड़ता है तो ये वाला कर्व आता है सामने, और एक बार जब स्पीड पकड़ लेता है तो ये रिलेशन हमें मिलता है बिटवीन द म्यू N/P और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, दिस इज म्यू N/P इज कॉल्ड द, इट इज डायमेंशनलेस, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। लेट अस सी this mu N/P is called bearing characteristics। ना वहां हमने Zn/P किया था, Zn/P और mu N/P में बस इसकी विस्कोसिटी की यूनिट का डिफरेंस है। ठीक है, तो वी कैन सी इन द जोन BC पार्शियल मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट अकर, इन द CD थिक फिल्म लुब्रिकेशन देयर इज अ, इसको दो जोन में हमने डिवाइड कर दिया है, BC और CD। ठीक है, नाउ दिस ट्रांजिशन बिटवीन द टू वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट C। तो बेयरिंग मॉडुलस क्या कहलाता है? करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट C जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज कॉल्ड बेयरिंग मॉडुलस नंबर। इन ऑर्डर टू द सेफ डिजाइन इट शुड बी अप टू 5K to 6K। अगर हमें स्टेबल फिल्म लुब्रिकेशन चाहिए, थिकनेस ज़्यादा चाहिए, हमें फिल्म की थिक फिल्म चाहिए, तो हमें बेयरिंग मॉडुलस से 5 से 6 गुना रखना पड़ेगा, और फ्लक्चुएटिंग लोड के लिए दिस कैन वेरी फ्रॉम 15 into K यानी 15 गुना तक जा सकती है। नेक्स्ट इज रेमोंडी एंड बॉइंड मेथड। इसने क्या किया, वही है, इसने टर्मिनोलॉजी दी, हाइड्रोडायनेमिक टर्मिनोलॉजी दी, by the by some the performance of the bearing is expressed in terms of
डायमेंशनलेस पैरामीटर, ठीक है। तो इसको ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, वही है इसमें जो हमने पहले यूज किया था, दैट आर इज इक्वल टू ई प्लस आर प्लस एच नॉट, तो वही है दैट रेडियल क्लियरेंस इज इक्वल टू ई प्लस एच नॉट, इसेंट्रिसिटी इज बिटवीन ओ टू ओ डैश, इसके बीच की डिस्टेंस है, इसेंट्रिसिटी रेशियो यू कैन कैलकुलेट, ठीक है। ये हम पहले देख चुके हैं, पहले हमने पीछे भी हमने डिराइव करा था इसे, एच नॉट अपॉन सी। तो यहाँ देखो ये टर्म इंपॉर्टेंट है, एच नॉट अपॉन सी इज कॉल्ड मिनिमम फिल्म थिकनेस वेरिएबल, ये टर्म इंपॉर्टेंट है। जो नई टर्म है वो आप देख लो, सोमरफील्ड नंबर। तो सोमरफील्ड नंबर इज अगेन अ डायमेंशनलेस इंपॉर्टेंट नंबर विच इज यूज्ड इन दिस सेकेंड मेथड। दिस सेकेंड मेथड में सोमरफील्ड नंबर का हमने यूज किया है। तो आर वाई सी स्क्वायर म्यू एन एस अपॉन पी, एंगल फाई, इसमें एक नई टर्म आ गई, एंगल फाई करस्पॉन्डिंग टू एच नॉट, यानी ये जो अगर ये एच नॉट यहाँ पर सी, यहाँ एच नॉट है और यहाँ में भी थिकनेस जो है वो ज्यादा हो रही है, ठीक है। तो मिनिमम थिकनेस के करस्पॉन्डिंग एक्सिस लाइन ऑफ एक्शन से जो एंगल बन रहा है, ठीक है, दैट एंगल इज कॉल्ड फाई, द एंगल ऑफ इसेंट्रिसिटी और एल्टीट्यूड एंगल, इट लोकेट्स द पोजीशन ऑफ मिनिमम फिल्म थिकनेस विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ लोड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वेरिएबल, इसको याद करेंगे, इसको टेबल में देखेंगे इस तरीके से है। लेट अस रिमेंबर दिस टर्म, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वेरिएबल आर बाई सी इनटू एफ। Now from this, if we know coefficient of friction, so we can calculate the heat generated. तो let us leave it, इसको मैं छोड़ देता हूँ, बस सीधा फॉर्मूले पे आ जाओ। के डब्ल्यू एफ इज नथिंग बट हीट जनरेटेड, ये वही है जो हीट जनरेट हो रही है जो हमने पहले पढ़ी थी। तो उसको तो बस थोड़ा अलग तरीके से लिख दिया गया है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंटू डब्ल्यू इंटू वेलोसिटी होता था, तो यहाँ पर अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पाई डी एन अपॉन 60 हो जाएगा, पाई डी एन अपॉन 60। तो यहाँ पर n की वैल्यू जो है 60 नहीं आएगा, क्योंकि n की वैल्यू रोटेशन पर सेकंड में है, तो 60 की वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। वहां पर अगर हम mm में रखते थे, यहाँ r की वैल्यू mm में रखेंगे तो 10 की पावर 3 से डिवाइड होगा, और क्योंकि यहाँ हमने किलोवाट में निकाला है तो यहाँ 10 की पावर 3 से और ज्यादा डिवाइड हो गया। तो ये जो फॉर्मूला है इसमें अगर वैल्यू आप पुट करोगे तो यू विल गेट द हीट जनरेटेड इन किलोवाट, बस इतना अंतर है, वहां पर हमें वॉट में मिल रही थी। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट टर्म इज फ्लो वेरिएबल, दिस इज गिवन बाय Q अपॉन RC NS into L। तो फ्लो वेरिएबल सी, हम इससे पहले जो आर्टिफिशियल कूलिंग का कंसेप्ट था उसमें हम क्या करते थे, मास फ्लो रेट निकालते थे, मास फ्लो रेट निकालते थे इन केजी पर सेकेंड में। बस इन्होंने उस मास फ्लो रेट को थोड़ा सा चेंज कर दिया है, इन्होंने इसको फ्लो रेट में लुब्रिकेंट ऑयल के फ्लो रेट में कन्वर्ट कर दिया है, जिसकी यूनिट है mm³ पर सेकेंड, यानी how much volume of lubricating oil is required per second to remove all the heat, all the generated heat from the system। बस इतना सा कंसेप्ट में थोड़ी सी ऊपर नीचे किया है बस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज see if side leakage is there, ठीक है। if the part of the total lubricating oil flow out as side leakage, then see the parameter Q upon QS from the table। कौन सी टेबल की बात करेंगे, we will see downward, अभी हम देखेंगे इसके नीचे। तो अगर किसी न्यूमेरिकल में साइड लीकेज का जिक्र है तब तो हम इसे कंसीडर करेंगे, अदरवाइज इस QS का कहीं से कहीं तक जिक्र करने की जरूरत नहीं रहेगी। टू कैलकुलेट द मैक्सिमम प्रेशर, तो ये भी हम टेबल से देख सकते हैं, आई एम लीविंग दिस, इसको हम न्यूमेरिकल में देखेंगे। नो टेम्परेचर TRB एक न्यूमेरिकल में पूछा जाएगा इसमें, व्हाट इज द टेम्परेचर राइज, रो सीपी डेल्टा टी अपॉन पी इज द फॉर्मूला। पोजीशन ऑफ द मैक्सिमम फिल्म प्रेशर, तो ये भी हम डाटा बुक से देख सकते हैं डायरेक्टली। तो आई एम लीविंग दिस कंसेप्ट, इसको देखेंगे बाद में न्यूमेरिकल में। टेम्परेचर राइज हीट जनरेटेड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट विच डिफरेंशिएट द Zn upon P method and this alternate method which we are talking about। So in this method heat is generated in the bearing due to the viscosity of the lubricating oil, ठीक है। heat is generated due to the viscosity of the lubricating and the frictional work is converted into heat which increases the temperature of the lubricant। तो फ्रिक्शन जो जनरेट फ्रिक्शन की वजह से जो हीट जनरेट हो रही है वो क्या कर रही है, लुब्रिकेंट ऑयल का टेम्परेचर बढ़ा दे रही है। तो यहाँ हमने एज्यूम करना, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन इज assuming that the total amount the total heat generated in the bearing is carried away by the total oil flow in the bearing। तो जो ऑयल का जो फ्लो हो रहा है उसकी हेल्प से ही हम सारी की सारी हीट जो है वो जनरेटेड हीट है वो हम वहां से भगा दे रहे हैं, कैरिड आउट कर दे रहे हैं। तो दिस इज द मेन कंसेप्ट
दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दिस मेथड एंड द Zn/P मेथड, जो कि हमने पहले डिस्कस किया था। इससे पहले क्या था, देयर वाज अ कंसेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल कूलिंग। तो यहाँ कोई भी आर्टिफिशियल कूलिंग का कंसेप्ट नहीं है, यानी न्यूमेरिकल में कहीं भी आर्टिफिशियल कूलिंग का जिक्र नहीं होगा। बस ये पूछ लेगा कि आपकी how much amount of flow requirement is there for the lubricating to flow to remove all the heat from the system from the bearing surface। ठीक है, तो बस इन दोनों कंसेप्ट में इतना ही डिफरेंस है। यानी जब हम इसको हम इक्वेट कर देंगे, इसको डीसी हीट जनरेटेड हम निकाल सकते हैं KWF, तो जो हमने ऊपर निकाली थी वो मैंने सेम यहीं पर पुट कर दिया। F की वैल्यू हम टेबल से निकाल देंगे विद द हेल्प ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वेरिएबल। हीट जनरेटेड इज इक्वल टू, जब F की वैल्यू हम यहाँ पर लगा देंगे इस फॉर्मूले में, F की वैल्यू अगर ये लगा देंगे तो दैट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो MCP यहाँ पर देखो HC इज इक्वल टू MCP डेल्टा T लग दिया। यहाँ पर कहीं भी हीट डिसिपेटेड इज इक्वल टू CA डेल्टा T, यानी CA TB माइनस TA हमने कहीं भी नहीं लगाया। हम कन्वेक्शन की यहाँ बात ही नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ ये एज्यूम कर ले रहे हैं कि कोई कन्वेक्शन नहीं है। यहाँ पर जितनी भी हीट जनरेट हो रही है वो सारी की सारी कैरिड अवे हो रही है बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल। ठीक है, लुब्रिकेटिंग ऑयल जो पास हो रहा है उसको उसका रेट हम बढ़ा दे रहे हैं, तो वहीं से जो है सारी की सारी जो हीट है वो कैरिड अवे हो रही है। यहाँ पर कोई कन्वेक्शन का कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, तो ये इसको मैं थोड़ा छोड़ दे रहा हूँ, इट विल क्रिएट सम कंफ्यूजन। इसको हम डायरेक्टली न्यूमेरिकल में देख लेंगे। Hg को इक्वेट कर दिया Hc से, तो यहाँ हीट डिसिपेशन और आर्टिफिशियल कूलिंग का कोई कंसेप्ट नहीं है। हमने सीधे सीधे जो हीट जनरेट हो रही है, हीट जनरेट जो यहाँ से आ रही है, हीट जनरेट जो यहाँ से आ रही है, दिस हीट जनरेटेड इज इक्वल टू हीट कैरिड अवे दैट इज MCP डेल्टा डी। बस इतना ही याद रखो आप, बाकी फॉर्मूले अपने आप ही आ जाएंगे। तो Hg और Hc को जब हम इक्वेट कर देंगे तो यू विल सी डेल्टा T इज इक्वल टू दिस CFV कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वेरिएबल एंड फ्रिक्शन वेरिएबल। इसकी बात अभी करेंगे हम, टेबल से हम कैसे देखेंगे। तो वंस वी नो दिस वी कैन कैलकुलेट द डेल्टा T। ठीक है, तो जनरली डेंसिटी की वैल्यू हम 0.86 ग्राम पर सेंटीमीटर की फॉर मोस्ट ऑफ द लुब्रिकेंट। दिस यू कैन सी, यहाँ पर आप सिग्मा की वैल्यू पुट कर सकते हो, Cp की वैल्यू एज्यूम कर सकते हो 1.76, तो यू कैन सी डेल्टा T की वैल्यू हो जाएगी वेयर P इज द बेयरिंग प्रेशर। ठीक है, एवरेज टेम्परेचर ऑफ द लुब्रिकेटिंग ऑयल अगर पूछा गया है आपको इन द न्यूमेरिकल, यू कैन कैलकुलेट दिस इज Ti प्लस डेल्टा T अपॉन 2। Ti इज द इनलेट टेम्परेचर जो कि लुब्रिकेटिंग ऑयल का है, और डेल्टा T जो कि इस फॉर्मूले से निकालोगे आप, तो यहाँ पर ये आप निकाल सकते हो इन द न्यूमेरिकल, यू कैन सी। ठीक है, तो ये टर्म भी बहुत आसान है, आप देख लेना, इसको डिस्कस कर लेंगे बाद में। नेक्स्ट द इम्पोर्टेंट टेबल, there are lots of table with respect to hydrodynamic journal bearing in the design data book। बहुत सारी टेबल दे रखी हैं और साथ ही साथ बहुत सारे ग्राफ भी दे रखे हैं। तो बहुत सारे ग्राफ बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है, उसको जरूरत नहीं है देखने की। इसमें भी जो टेबल है वो पार्शियल बेयरिंग की भी दे रखी है, लेकिन न्यूमेरिकल जो है वो हमेशा फुल जर्नल बेयरिंग का आता है, जिसमें एंगल जो है वो 360 डिग्री फुल जर्नल बेयरिंग का आता है। तो नोट्स में मैंने सिर्फ ये वाली टेबल इंक्लूड कर रखी है जो कि यूजफुल होती है, जो कि हम देखते हैं इस तरीके के न्यूमेरिकल में। तो लेट अस डिस्कस द दिस टेबल एंड आई विल फिनिश द लेक्चर। इस टेबल को और देख लेते हैं। लेट अस से L/D रेशियो क्या है। L/D रेशियो अगर 1 है या 1/2 है या इनफाइनाइट है, अगर बहुत ज्यादा है L/D रेशियो। ठीक है, तो इनफाइनाइट तो मैंने कोई क्वेश्चन देखा नहीं अभी तक, मोस्टली 1 के ही क्वेश्चन रहते हैं। तो लेट अस डिस्कस द L/D रेशियो इज इक्वल टू 1 या 1 से ऊपर भी हो सकता है। ठीक है, 1 से ऊपर है तो हमें ऊपर वाली अप्रोच पे जाना है, आर्टिफिशियल कूलिंग वाली अप्रोच में जाना है। यहाँ पर आप देखोगे या तो 1 होगा या 1 से कम होगा L/D रेशियो। लेट अस टेक L/D रेशियो इज इक्वल टू 1, इसेंट्रिसिटी इज गिवन। ठीक है, H0/C, अगर किसी न्यूमेरिकल में L/D रेशियो आपने एज्यूम कर लिया और H0/C की वैल्यू गिवन है, H0 की वैल्यू गिवन है और C की वैल्यू गिवन है, सपोज 0.6 है। लेट अस से एन एग्जांपल, अगर H0/C की वैल्यू 0.6 है तो यू कैन कैलकुलेट थीटा A, यू कैन कैलकुलेट द सोमरफील्ड नंबर। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है, सोमरफील्ड नंबर आप कैलकुलेट कर लोगे, फाई की वैल्यू पता चल जाएगी कि मिनिमम फिल थिकनेस के करस्पॉन्डिंग कितना एंगल बन रहा है। R/C इंटू एफ, ये क्या था, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वेरिएबल, R/C इंटू एफ। जिस अगर हमें R/C इंटू एफ इज इक्वल टू 5.79 पता चल गया, तो यहाँ से हम f की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। R/C इंटू एफ इज इक्वल टू 5.79।
करस्पॉन्डिंग टू दिस Q अपॉन RCNS, इसका रेशियो अगर हमें पता चल गया 3.99, तो वी कैन कैलकुलेट द Q। तो ये वही है Q जो कि हम मास फ्लो रेट निकालते हैं। तो इसमें इस टेबल में बस तीन इंपॉर्टेंट टर्म है, एक H नॉट अपॉन सी, सोमरफील्ड नंबर, R बाई सी इंटू एफ, और Q अपॉन RCNS। बस इन तीनों टर्म को, इन चार टर्म को याद करो। और ये अगेन रो सीपी डेल्टा टी अपॉन पी, ये इस टर्म को हम यूज तब करेंगे अगर कोई साइड लीकेज हो रही है, लुब्रिकेटिंग ऑयल की अगर साइड लीकेज हो रही है तभी हम इस टर्म को यूज करेंगे। अदरवाइज न्यूमेरिकल में अगर नहीं दे रखा है तो वी विल नॉट यूज दिस टर्म QS अपॉन Q। तो कोई भी एक चीज पता चल जाए आपको न्यूमेरिकल में, आइदर यू कैलकुलेट सोमरफील्ड नंबर, सपोज आपका सोमरफील्ड नंबर आपने निकाल लिया, ठीक है, सोमरफील्ड नंबर रिगार्ड लिया तो सारी की सारी पैरामीटर पता चल जाएंगे, H नॉट भी पता चल जाएगा, H नॉट भी पता चल जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वेरिएबल, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी आ जाएगा, Q भी आ जाएगा, सारी की सारी टर्म आ जाएगी। अगर आपको या तो H नॉट अपॉन सी, इस टेबल में आप किसी के रिस्पेक्ट में देखोगे ना, इफ यू सी टू स्टार्ट द टेबल L by D इज इक्वल टू 1, तो कोई एक पैरामीटर हो पता चल जाए, आइदर सोमरफील्ड नंबर, आइदर H नॉट अपॉन सी का रेशियो। तो वो अगर न्यूमेरिकल में पता चल गया तो सारे के सारे पैरामीटर आप उस करस्पॉन्डिंग रो के देख सकते हो। योर क्वेश्चन विल बी फिनिश विद इन अ मिनट, ठीक है, 5 मिनट में क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा इफ यू नो द पैरामीटर H नॉट अपॉन सी और सोमरफील्ड नंबर। तो यहाँ पर जो कंसेप्ट का जो नाम दिया मैंने, सोमरफील्ड नंबर का नाम दिया, तो यहाँ पर जितने भी वेरिएबल आ रहे हैं H नॉट अपॉन सी और सोमरफील्ड नंबर में से कोई एक बात अगर पता है तो यू कैन कैलकुलेट ऑल द टर्म्स रिलेटेड। Now in some of the questions, see here this table is continuation, L by D ratio is equal to 1 by 4. Now in some of the questions the absolute viscosity is not given. तो absolute viscosity अगर नहीं दे रखी है तो there is a table in the design data book, table number 16.3. In this table you can see the absolute viscosity value. See if it is not given, you can assume any of the lubricating oil, कोई भी lubricating oil है किसी भी ग्रेड का, आप 70 ऐसे ही 70 60 50, सपोज आपने ऐसे ही 10 ग्रेड का lubricating oil सेलेक्ट कर लिया, और मैंने बताया था टेम्परेचर अगर नहीं गिवन है lubricating oil का तो आप 60 से 70 के बीच में मान लो, लेटर से 70 अगर आपने मान लिया तो ये हो गई 70 के रिस्पेक्ट में ये वैल्यू यहाँ से देख लोगे आप कितनी आ रही है, दिस इज 5 और करीब 8 के करीब आ रही है, 5 6 7 8 सेंटीपॉइस। तो ये जो वैल्यू आ गई 8 सेंटीपॉइस। इसी तरीके से सपोज अगर आपने ऑयल का ग्रेड अगर आपने लेटर से 70 अगर मान लिया है, ऐसे ही 70 ऑयल का ग्रेड सेलेक्ट किया है तो 70 के रिस्पेक्ट में, तो यू कैन सी दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस इज द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट विस्कोसिटी। तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, सी यहाँ पर देखो 10 है तो ये 20 है 30 है, ये 2 और 3 नहीं है क्योंकि यहाँ पर 10 का स्केल आ गया, तो ये 20 है 30 है 40 है 50 है, तो ये वैल्यू आ गई करीब 50 लेटर से 60, तो ये 60 सेंटीपॉइस। तो सेंटीपॉइस में आप एब्सोल्यूट विस्कोसिटी की वैल्यू निकाल सकते हो बाय सीइंग दिस ग्राफ। इफ इन अ क्वेश्चन एब्सोल्यूट विस्कोसिटी इज नॉट गिवन, और एब्सोल्यूट विस्कोसिटी के बिना अगर आप क्वेश्चन आगे बढ़ नहीं पा रहा है, आप आगे का सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो यू नीड टू सी द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट विस्कोसिटी फ्रॉम दिस टेबल। तो आई एम स्टॉपिंग माय लेक्चर, टुडेज लेक्चर here. तो in the next lecture we will see the second method numerical, यानी alternate method से हम कैसे numerical solve कर सकते हैं स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग के, we will see in the next lecture. Thank you very much.